मैं मानता हूं कि तुम बहादुर हो, हौसला मंद हो, मगर तेरे लोगों ने तेरी कदर नहीं की। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं मानता हूं, उसने सर झुकाकर धीमे लहजे में कहा। ऐसे में कर्नल वकार अजीम हाल के दरवाजे में दाखिल हुए। हमें देखकर हमारी जानिब बढ़ आए। उन्होंने आते ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, फिर जे लक्ष्मण की तरफ देखकर बोले, अच्छा तो ये था। उन्होंने कहा और इशारा किया। अगर ही लम्हों में चंद जवान आगे बढ़े और उसे उठाकर बाहर की जानिब चले गए। जैसे ही वो बाहर निकल गया, कर्नल ने मेरी जानिब देखा और कहा, जमाल, आज डिनर हम इकट्ठे करेंगे। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। कुछ काम की बातें भी कर लेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा तो उसने दोबारा मुसाफा किया और पलट गया। मैं, सरमद, जसपाल सिंह और जुनैद वक्त पर कर्नल वकार अजीम के घर पहुंच गए। उसने हमारा इस्तकबाल पोर्ची में किया और अपने साथ उस कमरे में ले आया जहां पहले ही से 3 लोग बैठे हुए थे। हम सब आपस में मिले और तारफ का मरहला भी तय हो गया तो पता चला कि वो कर्नल के रैंक से भी ऊपर के लोग हैं। उनमें से एक ऐसा था जो अपने हेड का नंबर 2 था। तारुफ के साथ ही एहसास हो गया कि ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं है। बात का आगाज कर्नल वकार ने ही किया। ये जो बंदा आज पकड़ा गया है, ये हमारी निगाह में था। ये क्या करता है ये भी पता था, लेकिन यहाँ किस नेटवर्क के साथ काम कर रहा है उसे देख रहे थे। असल में जब तक मुकामी लोग इन्हें सहूलत नहीं देते, तब तक कोई दुश्मन भी यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारे वतन के असल दुश्मन यहाँ के सहूलतकार हैं। एक ऑफिसर ने कहा तो सरमद ने जोश से कहा, वो आपकी निगाहों के सामने है, पकड़ते क्यों नहीं? प्लान बन गया है। अब सिर्फ देखा ही जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क किन सहूलतकारों के तहत चल रहा है। एक दूसरे ऑफिसर ने कहा, ये एक आम आदमी को पता है कि कौन क्या कर रहा है। मसलन जैसे कराची में एक शख्स जब दुबई से लेकर कराची आता है, एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक के तमाम रास्ते सील कर दिए जाते हैं, यहां तक कि कोई इसे देख नहीं सकता। इस कदर जालिम है कि एक रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर बनाकर उस सवाल के साथ ऑन एयर करवा दी कि ये कौन है? क्या कराची का नया डॉन है? किसी भी सरकारी हैसियत के बगैर सरकारी प्रोटोकॉल लेता है। कौन है? जवाब में इस रिपोर्टर को गोली चाट गई और किसी ने पूछा तक नहीं। जब तक ऐसा जुल्म होता रहेगा क्या होगा? दुबई में बैठकर यहां हुकूमत करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये मावराई लोग हैं? जुनैद ने दरमंदी से पूछा। मैं आपकी जज्बात समझता हूं। ऑक्टोपस की तरह चंद लोगों ने माफिया की सूरत में इस मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो दिन दूर नहीं जब इनकी गिरफ्त खत्म कर दी जाएगी। पहले ऑफिसर ने कहा तो नंबर 2 ने पहलू बदला और मेरी तरफ देखकर मुहातिब हुआ। ये जो हालात हैं वो हमारी निगाह में है। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं एक दूसरी बात करता हूं, वो ये है कि दुश्मन की गिरफ्त कमजोर करने के लिए पहले दुश्मन पर ज़र्ब लगाई जाती है। मैं चाहता हूं मुल्क के अंदर सफाई से पहले दुश्मन को बता दिया जाए कि अब इसका वक्त खत्म हो गया है। उसने अगर अब कोई साजिश की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बोले क्या करना है और कैसे करना है? मैंने बेसाख्ता पूछा। सारी तफसीलात आपको कर्नल वकार बता देंगे और जो कुछ करना है वो आपने करना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुश्मन का हौसला टूट जाए। हो जाएगा, मैंने कहा तो नंबर 2 की आंखें चमक उठी। उसने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया तो बाकी भी खड़े हो गए। डिनर के दौरान बहुत सारी बातें होती रहीं। एक तरह से वो सारी तफसीलात ही थी। उन्होंने जो बताया मेरे ज़हन में अपना ही एक प्लान बनता चला गया। जिस वक्त हम डिनर से वापस आ रहे थे, मुझ पर हर शय रोशन हो चुकी थी। नया पैराग्राफ। रात का अंधेरा फैल चुका था। पिछली रात का चांद निकलने में अभी काफी वक्त पड़ा था। जसपाल सिंह एक सुधाए हुए ऊंट पर सवार था। उसका रुख सरहद पर लगी बाढ़ की तरफ था। वो लम्हा ब लम्हा बाढ़ के करीब होता चला जा रहा था। बाढ़ पर लगी हुई तेज पीली रोशनी से वो भी दूर था। ऊंट उस जगह रुक गया जहां तक रोशनी आ रही थी। जसपाल सिंह ने पहले सन पुन पर वक्त देखा और फिर पैरों की मदद से ऊंट को टहोका दिया।
तो ऊंट बैठ गया। जसपाल सिंह उतरा तो ऊंट उठकर वापसी के लिए मुड़ गया। सामने कुछ दूर बाढ़ थी, जिसके दूसरी जानब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने एक बड़ा सारा स्याह गेट था। जसपाल सिंह खड़ा नहीं रहा, बल्कि लेट गया। फिर उसने वक्त देखा और इत्मीनान से सामने देखने लगा। बाढ़ के साथ उस जानब फोर्सेस का एक छोटा सा दस्ता दाएं जानब से आया और बाएं जानब चला गया। अब ये एक खास वक्त के मुताबिक उन्हें वापस आना था। जसपाल सिंह आगे बढ़ गया, यहां तक कि वो बाढ़ के बिल्कुल करीब पहुंच गया। दूसरी जानब कोई नहीं था। वो चंद मिनट तक देखता रहा। उसे दूसरी तरफ से कॉल का इंतजार था। वक्त लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। अचानक इसका फोन बज उठा और फिर बंद हो गया। कॉल दूसरी जानब से ही थी। वो तेजी से उठा और तकरीबन दौड़ने के अंदाज में गेट की जानब बढ़ा। उसी लम्हे गेट खुला और 3 ऊंट गेट से बाहर आ गए। जैसे ही तीसरा ऊंट निकला, जसपाल सिंह गेट के अंदर था। सामने कोई भी नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ गया। वो बाढ़ से कोई 100 मीटर तक गया होगा कि उसका सेल फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव कर ली। कहां पर हो? एक अजनबी निस्वानी आवाज में पूछा गया। तो जसपाल ने इर्द गिर्द देखकर अपनी लोकेशन बताकर कहा, बोलो क्या बात है? इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओ, एक पक्का खाल दिखाई देगा, उसके साथ साथ चलते जाओ तो नहर पर आन पहुंचोगे। जिस तरफ से पानी आ रहा है उस जानिब बढ़ जाना। तुम्हें 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। नहर के बाएं जानिब बस्ती है, वहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल जाएंगे। नमस्कार। उसके साथ ही फोन बंद हो गया। जसपाल सिंह ने तवील सांस ली और चल पड़ा। 2 किलोमीटर सफर कर लेने के बाद उसे बस्ती दिखाई दी। तब तक पिछली रात का मदकूक चांद में निकल आया था, जिसकी धीमी रोशनी में वो इर्द गिर्द देख सकता था। नहर पर पुल था, जिसके साथ एक स्याह कार खड़ी थी। अगले ही लम्हे उसमें से बानीता कुंवर निकली और उसके साथ आ लिपटी। बानीता कुंवर की गिरफ्त में क्या था, वो कोई फैसला नहीं कर पाया। इस कदर हलूस उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे कोई बहन अपने भाई से मिल रही हो या कुछ भी। वो बड़ा अनहोना जज्बा था। तभी उसने गिरफ्त से आजाद करते हुए कहा, चलो आओ जल्दी निकले। वो तेजी से कार में आ बैठे। एक लड़का ड्राइविंग सीट पर था, साथ ही संदीप कुंवर थी। वो मिली। तब तक कार चल पड़ी। जब तक वो बड़ी सड़क तक ना पहुंच गए, तब तक उनमें खामोशी रही। तब पहला सवाल जसपाल ने किया, बानीता, ये बॉर्डर पर क्या सेटिंग है? पिछली बार अगर किस्मत साथ न देती तो गए थे काम से। इस बार तो आराम से आ गया हूं। पिछली बार की बात सुन लो, एन वक्त पर सब बदल गया था। जिनके साथ सेटिंग थी उन्हें बदल दिया गया। खैर, इन सब से बदला तो ले लिया, कोई भी नहीं बचा। किसी किस्म की कोई इंक्वायरी बिल्कुल नहीं हुई। सारे चोर हैं। क्या कुछ नहीं होता यहाँ। और फिर मजबूरियां क्या कुछ नहीं करवा देती हैं। सब चलता है। बानीता कुंवर ने तल्ख लहजे में कहा। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? जसपाल ने पूछा। अब देखो, एक लड़की जो अपने घर जाने और उसे बसाने का ख्वाब रखती है, उन्हीं की मजबूरी ही इन वीरानों में नौकरी के लिए लाती है। अब देखो, ये बीएसएफ ने लड़कियों को भर्ती किया है सरहदों की हिफाजत के लिए। क्या मर्द सारे मर गए हैं या हिजड़े हो गए हैं कि फोर्सेस में नहीं आते? लड़कियों को क्यों भर्ती किया गया है? सिर्फ मजबूर लड़कियों को अपनी अय्याशी के लिए। इनमें 99% गरीब घर की हैं। क्या इनका हक नहीं कि वो अपने घर बसाएं? वो अपने घर के हाव लेकर इन सरहदों की हिफाजत पर मामूर कर दी गई हैं। लेकिन इनसे इनके कोई हाथ नहीं छीन सकता। वो अगर ऑफिसरों के पहलू गर्म करती हैं तो दूसरी तरफ पैसा बना रही हैं। अब जिस लड़की से तुम्हारी बात हुई उसे 6 लाख दिए हैं। एक ही रात में तो इतना कमा लिया। बानीता कुंवर का लहजा वैसे ही तलख रहा। तभी संदीप कुंवर बोली, एक बात और है मेरी जान। पुराने जमाने में जब लोग सफर करते थे तो औरत को बोझ उठवाकर आगे आगे चलाते थे। अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उसका शिकार यही औरत बनती थी। ये यहाँ के हिंदू की ज़हनियत है कि वो खतरे के वक्त औरत को आगे कर देता है और खुद पीछे रहकर वार करता है। खैर, कुछ भी है, करप्शन हर जगह है और ये नाइंसाफी की पैदावार है। जहां नाइंसाफी होगी वहीं करप्शन भी होगी। जब तक कोई बड़ा नहीं करता तब तक छोटे की हिम्मत नहीं पड़ती। बड़ा लूटता है तो छोटे भी इसमें हिस्सेदार बन जाते हैं।
बानीता ने कहा तो जसपाल ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या रूट है? हमें जयपुर के करीब जाना है और उसके बाद वहां से अमृतसर के लिए निकलेंगे। बानीता ने यूं कहा जैसे वो पिकनिक पर जा रही हो। जसपाल ने सीट के साथ सर टिका दिया। कार तेज रफ्तारी से भागती चली जा रही थी और रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। नया पैराग्राफ। वो तीसरे दिन की उजली सुबह थी। मॉडल टाउन वाले घर के एक कमरे में मेरे साथ सरमद और जुनैद बैठे हुए थे। नूर नगर में फहीम और अरविंद पहुंच गए थे। वो भी हमारे साथ ऑनलाइन थे। उनके करीब ही रुनीत और महविश मौजूद थी। वो सब समझ चुके थे कि हमें क्या करना है। मैंने इन 3 दिनों में प्लान तैयार करके उसकी जुजियात भी समझ ली थी। मुल्क के चंद लोग थे जो इंतहाई ताकतवर थे। उन्होंने खुद को मजबूत रखने के लिए और आलमी सतह की शख्सियत बनने के लिए मुख्तलिफ खुफिया तंजीमों से राब्ता कर रखा था। ऐसे लोग सिर्फ होंठ हिलाते हैं और उनका काम होने लगता है। कारिंदू का एक जाल उन्होंने फैलाया हुआ होता है। जो ये सब काम करते हैं, इसीलिए ये किसी भी जुर्म में सामने नहीं आते और ना ही इनका कहीं हाथ दिखाई देता है। लेकिन यही वो इंसानियत के दुश्मन लोग होते हैं जिनका शुमार असल मुजरमों में होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इनके बारे में इल्म तो होता है, लेकिन जुर्म के डांडे कहाँ मिल रहे हैं। लेकिन सबूत न होने की वजह से वो इन पर हाथ नहीं डाल सकते। अगर किसी तरह से ऐसे लोगों को पकड़ भी लिया जाए तो करप्शन के इस निजाम में वो आसानी से निकल जाते हैं। बाज इदारों में तो उनके अपने ही लोग बैठे होते हैं जो उन्हें पहले ही खबरदार कर देते हैं। ऐसे हालात में ये लोग फायदा हासिल करते हैं और अपनी नेक नामी का यूं ढंढोरा पीटते हैं कि अवाम यही समझती है कि इनसे बड़ा कोई नेक नाम है ही नहीं। फिर वो लोग जो इनकी निशानदेही करते हैं उन्हें पकड़ते हैं, किसी भी हवाले से इनके नुकसान का बायस बनते हैं। जल्द या बदेर गैर तभी मौत उनका मुकद्दर बन जाती है। ये करप्ट निजाम का बहुत बड़ा जुल्म है कि जज हजरात ऐसे लोगों का मुकदमा सुनने से माजरत कर लेते हैं। जब अदालतें ही खौफ का शिकार हैं तो इंसाफ कहाँ? इनमें वो लोग जिनका कहीं न कहीं से राह के साथ राब्ता था, वो हमारा टारगेट थे। सबसे पहला टारगेट हमें मिल चुका था और ये टारगेट कहीं आसान था। बुनियादी तौर पर वो फैसलाबाद के एक गांव का रहने वाला था। जमींदार घराने से ताल्लुक था। दौर तारबिलमी से ही वो तलबा सियासत में हिस्सा लेने लगा था। गुंडागर्दी से फुर्सत मिलती तो पढ़ता भी। गुंडागर्दी ही को काम मिलाकर वकालत की डिग्री हासिल कर ली और वकील बन गया। यहीं से उसने सियासत का आगाज किया। पहली बार वो मुकामी सतह पर काउंसलर बना, फिर उसके बाद अचानक ही सियासत का फैलाव हुआ और वो सूबाई सतह का लीडर कहलवाने लगा। उसके 2 नंबर धंधों में सबसे बड़ा धंधा रस्सागिरी था। चोरी, डकैती और उजरती कत्ल करवाता गोया उसका पेशा बन गया। उसके इर्द गिर्द इश्तिहारी इकट्ठे होने लगे, यहां तक कि वो रुकने असेंबली भी बन गया। उसके इन धंधों को देखते हुए यहां बहुत सारे ऐसे लोग भी उसके साथ जुड़ गए जिनका अपना पेशा कुछ ऐसा ही था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वो ताकतवर होता चला गया, यहां तक कि उसके धंधे का फैलाव पूरे पंजाब में हो गया। उसे कुछ ऐसी तंजीमों पर हाथ रखना शुरू कर दिया जो किसी न किसी हवाले से शिद्दत पसंद थी। ये उसे दोहरा फायदा देने लगे। एक तो इस इलाके में उसकी धाक बैठ गई कि कोई भी उसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ता था। दूसरे, जब भी कोई इसके मुखालिफ कोई आवाज बुलंद होती, उसे यही लोग दबाते थे। दौलत जब हाथ में आती है तो इसका नशा बढ़ने लगता है। इस नशे में न उसे दीन की खबर रहती है, न दुनिया और न इंसानियत की। यही वो लोग हैं जो आलमी ताकत का ईंधन बनते हैं। इन्हें मुल्कों मिल्लत से गरज नहीं रहती। किसी भी तंजीम की आंख और कान ऐसे ही लोग होते हैं जो कौम से गद्दारी करते हैं। वो राह का मुखबर बन गया। वो राह का मुखबर ही क्यों बना? इसमें उसकी राह से हमदर्दी नहीं, उस फायदे से दिलचस्पी थी जो उसे मिलने लगा था। फॉरेन अकाउंट से लेकर दूसरे ममालिक में कारोबार और जायदाद में इजाफा उसे होशी नहीं लेने दे रहा था। मुझे से गरज नहीं कि वो कितना दौलतमंद है। मेरी दुश्मनी के लिए फकत इतना ही काफी था कि वो मेरे वतन का दुश्मन है। मुहिब्बे वतन का लिबादा पहने वो चूहा अपने ही मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा था। इन 3 दिनों में उसके बारे में मालूमात जमा होती रहीं।
یہ ساری باتیں کسی ثبوت کے بغیر صرف لوگوں کو بتائی ہوئی باتیں ہی تھی. کہیں بھی کسی تھانے میں ریکارڈ تو کیا، ایک درخواست تک نہیں تھی. یہ ساری معلومات ایسی تھی کہ فورسز کسی بھی طرح ایکشن نہیں لے سکتی تھی. اگر مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا تو میں بھی شک و شبے میں پڑ جاتا. کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ فیصل آباد میں موجود سرمد کے ایک بندے نے اطلاع دی کہ وہ ایک شخص کو لے کر آ رہا ہے، اس سے قیمتی معلومات مل سکتی ہیں. وہ بہت کچھ بتانے پر راضی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے جو تھوڑی دیر قبل ہمارے پاس پہنچ چکا تھا. سرمد کے لوگ اسے کھلا پلا کر اور فریش کر کے لانے والے تھے اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ میرے سامنے تھا. ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کے درمیان تھا، یا شاید مجھے دکھائی دے رہا تھا. اس کا جسم لاغر تھا. آثار بتا رہے تھے کہ وہ کبھی بہت صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا. اس نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ مجھے دیکھتا ہوا بیٹھ گیا. میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہا، تمہیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا ہے وہ کہو، کوئی سوال ہو تو میں پوچھ لوں گا. اس نے اپنا سر ہلایا اور ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اپنے بارے میں بتاتا چلا گیا. میں اس کے پاس ملازم تھا. ان دنوں شہر میں میرا بھی طوطی بولتا تھا. میں پہلوان تھا اور اکھاڑا کرتا تھا. ہر جمعہ کے دن دنگل ہوا کرتا تھا. ارد گرد علاقے تقریباً سبھی پہلوان گرا چکا تھا. میری اپنی بیوی، بچے تھے، اپنا گھر تھا. بڑا بیٹا پڑھ رہا تھا. حرج احراجات بڑھ رہے تھے. انہی دنوں اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کئی ملاقاتوں کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس بطور بدماش رکھ لیا. یہ ایک طرح سے لوگوں پر دہشت ڈالنے کے لیے تھا کہ فلاں پہلوان بھی اس کے ساتھ ہے. تقریباً 8 سال میں نے اس کے پاس کام کیا. اکھاڑا ختم ہو گیا اور مجھے بھی حرام کی کمائی کی لت پڑ گئی. میرا کام زمینوں پر قبضے کرنا، غنڈہ گردی اور ایسے کئی کام تھے. فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل مل سے میں سالانہ فنکشن ہوا کرتا تھا. وہاں پر ایک طوائف یہاں لاہور سے گئی جس نے اور لوگوں کے ساتھ میرا بھی دل لوٹ لیا. میں اس کا دیوانہ ہو گیا. میں اس کے چکر میں پڑ گیا. جس پر اس نے مجھے اس طوائف کو اٹھا لانے کو کہا، میں لے آیا. مگر اس مارا ماری میں مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا. اس نے مجھے پولیس سے تو بچا لیا، مگر میں اس کے جال میں پھنس گیا. 2-4 برس کے بعد وہ طوائف تو اپنا ٹھکانہ پلٹ گئی، لیکن میری زندگی اجیرن ہو گئی. وہ مجھ سے منشیات کا دھندا کروانے لگا. انہی دنوں اس نے بہت سارے لوگ اس سے آ کر ملنے لگے. ایک دن میرے سامنے ایک نشئی مر گیا. وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا تھا. اس کے خاندان میں 2 بچے اور ایک بیوی تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. اس دن مجھے اس دھندے سے نفرت ہو گئی. میں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ میں اب یہ کام چھوڑ نہیں سکتا. میں مسلسل انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھے منشیات کے کیس میں ہی اندر کروا دیا. بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن اس دوران اس نے میرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ میرے بیٹے کو بھڑکا دیا گیا. اس نے جذبات میں آ کر انہی کا ایک بندہ مار دیا. میری بیوی اور میری بیٹی اکیلے رہ گئے. انہوں نے میری بیوی کو قتل کر دیا اور میری بیٹی کو اٹھا دیا جو مجھے آج تک نہیں ملی. تم جیل سے کب رہا ہوئے؟ 1 سال پہلے، اس نے جواب دیا. اور تمہاری بیٹی؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی. 2 سال پہلے. یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو نکل پڑے. اسے سر جھکا لیا. بیٹا جیل میں ہے، اس سے ملنے میں نے پوچھا تو وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نہیں ملا اور نہ ہی میری ہمت پڑی. کہ وہ کہاں ہے میں نے یہ بھی پتہ نہیں کیا. اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ. میرا ایک منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، وہ اب بھی اسی کے پاس ہے. اسے اندر کی ساری باتیں پتہ ہیں. وہ مجھ سے اب تک 2 بار ملا ہے اور وہ بھی خفیہ. اس نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے. وہ پتہ لگا رہا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے. پتہ لگتے ہی ہم اسے مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اسے تیزی سے کہا اور پھر وہ سب بتاتا چلا گیا جو اس کے منہ بولے بیٹے نے بتایا تھا. اس نے بتایا کہ اس کے لاہور والے گھر میں ایک عورت ہے جو یہاں کی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے ملک کی ہے. سب کی سن لینے کے بعد میں نے اس کے منہ بولے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو سرمد نے کہا اس کو بھی دیکھ لیا ہے. اسی نے تو اس بوڑھے اچھے پہلوان کے بارے میں بتایا تھا. اس نے جو کچھ بتایا ہے بالکل درست ہے. تو پھر دیکھتے کیا ہو، چلو نکلتے ہیں.
मैं भी अपने घर, वो अभी अपने घर में ही है ना? मैंने एकदम से पूछा। जी, अभी तक वो अपने फार्म हाउस में ही है। अभी तो उसने नाश्ता भी नहीं किया। सरमद ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। प्लान क्या है? मैंने पूछा। सब तैयार है, बस निकलते हैं, उसने कहा तो मैं उठ गया। तकरीबन आधे घंटे में हम उस फार्म हाउस में जा पहुंचे। हम लोग एक 4 व्हील में थे, लेकिन हमारे पीछे और भी काफी लोग पहुंच चुके थे। हमें दाखिली गेट पर ही रोक लिया गया। मैंने डैशबोर्ड पर पड़ा पिस्टल उठा लिया, उसका मैगजीन देखा और सेफ्टी कैच हटा दिया। एक बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने करीब आकर कहा, कौन लोग हैं आप और किससे मिलना है? बताओ इसे। सरमद ने अपने एक लड़के से कहा। वो नीचे उतरा और जाते ही उसकी गन पर हाथ मारा। गन खींचकर अपने हाथ में करता हुआ बोला, हम कौन है ये तो तेरे साहब को भी नहीं पता। इतना कहकर उसने घुमाकर गन उसके सर पर मारी। करीब खड़े चंद सिक्योरिटी वाले उसकी तरफ बढ़े। तब तक सरमद ने 4 व्हील आगे बढ़ा दी। हमारे पीछे ही एक 4 व्हील और आन रुकी थी। उसमें से कई लड़के निकल आए। उन्होंने गेट वाले सिक्योरिटी को फौरन काबू किया तो तीसरी 4 व्हील हमारे पीछे आने लगी। सरमद ने सारा प्लान कर रखा था। मुझे उस पर रश्क आने लगा। बड़ा जबरदस्त प्लान किया है, मैंने कहा। 3 दिन से यही कुछ तो हो रहा है। मैंने यहाँ 2 बंदे बना लिए हुए हैं जो सब बता रहे हैं। बस चंद मिनट मजीद। ये कहते हुए उसने पोर्च की तरफ से 4 व्हील रिहायशी इमारत के साथ दाएं जाना मोड़ ली। तब तक सामने से कई सिक्योरिटी वाले आ गए। उन्होंने गन्ने सीधी की हुई थी, लेकिन हाई रूफ से उन पर गोलियां बरसने लगीं। वो एक एक करके गिरने लगे। सरमद ने फौरन 4 व्हील रोकी और उन्हें रोनता हुआ आगे बढ़ गया। सामने बड़े बड़े गहरे सब्ज लान थे जिनमें फव्वारे चल रहे थे। एक सफेद फव्वारे के पास काफी सिक्योरिटी गार्ड थे। उनका रुख भी हमारी तरफ हो गया। वो जो तीसरी 4 व्हील थी वो रिहायशी इमारत के बाएं जानब से पिछली जानब चलेगी। वो लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। शदीद फायरिंग का तबादला होने लगा। वो सामने खड़ा है, सरमद ने उंगली से इशारा से बताया। मैंने इसे कई बार अखबारों में और टीवी पर देखा था। वो 200 मीटर से ज्यादा फासले पर मौजूद सब्ज लान में सफेद फव्वारे के पास सफेद कुर्ते और शलवार में मलबूस खड़ा है और उसके साथ चिपकी हुई गुलाबी लिबास में कोई खातून थी। उनका रुख हमारी तरफ ही था। वहीं चलो उनके पास, मैंने सरमद से कहा। ठीक है। ये कहते हुए वो 4 व्हील बढ़ाता चला गया। वो उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। सिक्योरिटी वाले सामने नहीं बचे थे। मैं नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ता चला गया। मुझे यूं अपने करीब आता देखकर वो तेजी से बोला, कौन हो तुम? बताता हूं, इतनी जल्दी क्या है, मैंने कहा और उन्हें मजीद दहशतज़दा करने के लिए उनके पैरों में 2 फायर कर दिए। वो सहम गए। मैं पिस्टल से इशारा करते हुए कहा, चलो उस बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। ये कहकर मैं बेंच पर जा बैठा। वो मेरी तरफ देख रहा था। कौन हो तुम? उसे अपने लहजे को रौबदार बनाते हुए पूछा, हालांकि उसमें खोखलापन साफ पता चल रहा था। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, अच्छे पहलवान की बेटी कहाँ है? कौन अच्छा और किसकी बेटी? उसने हैरत से कहा। तो मैं उठा और एक जन्नाटे का थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया। उसके पीछे छुपी हुई औरत चीख पड़ी। तभी सरमद आगे बढ़ा और उसने उस औरत का बाजू पकड़कर कहा, इससे मिलो, ये है रंजना उर्फ परवीन चौधरी, भारत से ताल्लुक है और इस बगैरत की अयाशी का सामान है। इसे साइड पर ले जाओ, इससे बाद में पूछते हैं। ये कहकर मैंने उससे पूछा, बोल अच्छे पहलवान की बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हें ऐसे याद नहीं आएगी, अंदर चल, वहां पूछता हूं। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और अंदर की जानिब लेकर चल पड़ा। सरमद बाहर सिक्योरिटी वालों और अमले के लोगों को काबू में करके तलाशी लेने लगा। वो 6 4 व्हील पर थे। उन्होंने चंद मिनटों में वहां पर काबू पा लिया था। ये किसी को डर नहीं था कि वहां पुलिस या कोई दूसरी फोर्स आती। उन्होंने तब ही आना था जब हम वहां से निकल जाते। मैंने लाउंज में ले आया। वो दोनों सामने खड़े थे। मैंने रंजना को गर्दन से पकड़कर कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी बोलोगी उतना कम तशद्दुद होगा। बोलो, कब से हो यहां पर? 1 साल से, उसे तेजी से जवाब दिया। रात से ताल्लुक है? मैंने पूछा। हाँ।
उसने उसी लहजे में कहा, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर पिस्टल उसकी गर्दन पर रखकर पूछा, कब से रा के लिए काम कर रहे हो? मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि मैंने तेजी से पिस्टल नीचे किया और उसकी टांग पर फायर कर दिया। वो एकदम से चीख उठा। वो तड़पने लगा था। अच्छे पहलवान की बेटी कहाँ है? मैंने पूछा तो वो फिर हैरत के साथ मुझे देखने लगा कि मैं पल भर के लिए बात बदल देता हूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं इससे पूछना क्या चाहता हूं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं इससे पूछना क्या चाहता हूं। मेरे पास है, उसने तड़पते हुए तेजी से बताया। और कब से मुल्क दुश्मनी कर रहे हो? मैंने पूछा तो वो बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कुछ नहीं किया। ये कागजात मिले हैं और ये 2 लैपटॉप, इसका डाटा सब बता देगा। एक लड़के ने आकर बताया, अगरचे इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन ये एक नफसियाती हरबा भी था कि सबूत पकड़े जा रहे हैं। कौन हो तुम? उसने पूछा। खुदा ही फौजदार समझ लो, अगर ताउन करोगे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मैंने एक नया पांसा फेंका। मैं ताउन पर तैयार हूं, तो फिर चलो हमारे साथ, मैंने कहा। तो वो दर्द की शिद्दत से सिसकते हुए बोला, जो बात करनी है यही कर लें। यहाँ दुश्मन मुल्क के लिए काम करते हो? मैंने कोई राज नहीं दिया, ना कभी गद्दारी की है, बस यही शराब का धंधा। और उसने इतना ही कहा था कि मैंने उसके मुंह पर घूंसा मारा और फिर 2 लड़कों को इशारा किया कि उसे उठाकर गाड़ी में फेंको। उन्होंने ऐसा ही किया। अगले 5 मिनट में हम चंद लोगों के साथ लेकर वहां से निकल पड़े। सरमद ने तलाशी से काफी कारामद चीजें ले ली थी। मेरा उस पर तशद्दुद करने का बहुत दिल चाह रहा था। सपहर हो गई थी। मैं सेफ हाउस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो दोनों थे। रंजना फर्श पर पड़ी हुई थी और वो भी उसके पास पड़ा हुआ था। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में मौत का खौफ फैला हुआ था। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। मैंने रंजना की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे बारे में तो सुना है कि तुम बड़ी जालिम किस्म की फाइटर रही हो। यहाँ कितना छुई मुई बनी हुई हो, जरा भी शक नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखा और दर्दमंदी वाली मुस्कुराहट में मेरी तरफ देखने लगी। क्यों मजाक करते हो? कहां से पता चल गया ऐसी झूठी बात का? अंबाला में सेवा दास उर्फ हरदयाल सिंह मारा जा चुका है। तुम दोनों को सिर्फ एक शर्त पर छोड़ा जा सकता है, सब कुछ सच सच बता दो, वरना यही कमरा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। मैंने ये कहा ही था कि उसने सर उठाकर मेरी जानब देखा और पूरी कुव्वत से घूंसा मेरे पेट में मारा। मैं अगर इसकी तरफ से मोहतात ना होता तो वहीं ढेर हो जाता, लेकिन मैं जरा सा टेढ़ा हुआ था कि वो मुझ पर आन पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबा लिया था। उसकी आंखों में वहशत टपकने लगी थी। उसने सर्द लहजे में कहा, हमारी नहीं, तुम्हारी कमर बननी है, हमें तो चिता जलती है। ये कहते हुए उसने जोर लगाया। वो सिर्फ जोर नहीं लगा रही थी, उसके अलावा मेरी गर्दन पर कुछ टटोल रही थी। मैं एक लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर उसे खुद से परे किया। उसके हाथों की गिरफ्त नरम हुई तो मैंने खुद को आजाद करवा लिया। मैंने इसकी कलाई पकड़ी और उसे यूं घुमाया कि वो दोहरी होती चली गई। मैंने उसके दोनों पांव उसके बगल में रखे और बाजू खींच लिया। उसकी फलक शिगाफ चीख निकली, जिसके साथ ही तड़कने लगी। उसका बाजू जड़ से निकल चुका था। मैं उठा और दरवाजे के साथ खड़े हुए लड़के से कहा, पेट्रोल लाओ और इसकी चिता जला दी जाए। वो लड़का फौरन बाहर निकल गया। मेरे लफ्ज सुनने के साथ ही वो गिगए हुए अंदाज में बोली, मैं सब बता दूंगा, प्लीज मुझे बचाओ। अब वो गुजर चुके हैं रंजना। मैंने कहा, प्लीज माफ कर दो। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन मुझे इस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो चीखती चिल्लाती रही। मैंने इसकी तरफ नहीं देखा और मैं उसकी जानिब बढ़ गया। क्या तुम भी इसके साथ मरना चाहते हो? नहीं, मैं भी मरना नहीं चाहता, उसने खौफजदा लहजे में कहा। लगता तो यही है। लड़के पिछले 8 घंटों से पूछ रहे हैं और तुम कुछ बता नहीं रहे। चलो इसके साथ मर जाओ। हिंदू औरतें अपने मर्दों के साथ सती होती हैं, यहां तुम इस औरत के साथ सती हो जाओ, अच्छा लगेगा ना? मैंने सर्द लहजे में कहा और उठ गया। वो लड़का पेट्रोल का एक बड़ा कैन ले आया था। मैंने वो कैन खोला और रंजना पर पेट्रोल छिड़कने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं नहीं रुका।
جب وہ اچھی طرح بھیگ گئی، میں نے کین میں بچا پیٹرول اسی پر چھڑکنا شروع کیا تو وہ بھی چلانے لگا، میں سب بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ دوسری طرف بیٹھے کچھ لوگ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں سنانے کے لیے ہی اونچی آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، یہ اگر شام تک سب کچھ سچ نہ بتا دے تو ٹھیک انہیں جلا دینا، میری طرف سے اجازت ہے، صرف ماچس کی ایک تیلی ضائع کرنا ان پر۔ یہ کہہ کر میں اس کمرے سے نکل آیا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ اب وہ سب کچھ اگل دیں گے۔ میں کمرے سے باہر آ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب مجھے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں جانا تھا۔ نیا پیراگراف۔ اوگی پنڈ کے مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ سرح حویلی کی چھت پر منڈیر کے پاس جسپال سنگھ کے ساتھ ہرپریت کور کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔